नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में अब हम लोग जो प्रैक्टिस सेट हमारा सेकंड है, इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज़ का। और जो बाकी जो साथी मित्र, इष्ट मित्र जुड़ रहे हैं, जिनको लिंक मिल गया है या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, वो भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर करते रहें क्लासेस। और इसके बाद ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ से ये हमारा यहाँ पे आप यूजीसी नेट जे आर एफ आप लिखेंगे तो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप हो जाएगा यूजीसी वालों के लिए। ठीक है, चलिए। अब हम लोग जो भी यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखते हैं। ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ एक आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके बाकी सारी इंफॉर्मेशंस प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहां से अब हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच इज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत में कौन सी, जो भारत में जो जनगणना हुई है वो पहली कौन सी जनगणना थी। तो आपको ये यहाँ पे एक चीज हम बता दें कि जो हमारी भारत की जनगणना हुई थी इसमें 1981 में, सॉरी 71 में, 72 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 1981 में ये जनसंख्या, ये जनगणना का जो काम है ये दशकीय रूप से, मतलब ये नियम बनाया गया कि दशकीय रूप से, डिकेडल रूप से ये जो है हर साल आगे कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो लॉर्ड मेयो के काल में, एक मिनट, इंग्लिश का यूज करें ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कई लोग अदर स्टेट के हैं। लॉर्ड मेयो के काल में अगर देखेंगे तो इसमें जनसंख्या की, जनगणना की शुरुआत होती है 1972 में। और 1981 में देखेंगे तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन था। इसके समय जो है यहाँ पे 10 की जनगणना की शुरुआत होती है। इसमें थोड़ा बहुत साइंटिफिक मेथड भी यूज किए गए भारत में, कुछ क्वेश्चनायर बनाए गए, कुछ इस तरीके से जो है मतलब वहाँ पे शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की पहली जो पूर्ण जनगणना है वो उसको देखेंगे तो 1881 से इसकी शुरुआत होती है पूर्ण जनगणना की। 72 में क्या हुआ था कि एक सैंपल के रूप में जो है मतलब इसका स्टार्टिंग हुई थी। और बाकी इसमें देखेंगे तो जो मतलब एक तरीके से ट्रायल फेज इसको कह सकते हैं, ट्रायल फेज में 72 में हुआ था कि भारत, अंग्रेजों को भारत में शासन करना था। तो जिसके कारण उन्हें क्या सुविधाएं पहुंचानी है, सुविधाएं क्या, किस तरीके से भारत का शोषण करना है, उसके लिए उन्होंने खाका तैयार किया था, बाकी और कुछ किया नहीं था। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद यहाँ पे अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, वर्ड सेंसस इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो ये जो हमारा जो सेंसस शब्द है ये हमारा शब्द लैटिन भाषा के शब्द से मेल खाता है, या लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है जनगणना। ठीक है, लोगों की काउंटिंग। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंडक्ट द फर्स्ट सेंसस इन 19, सॉरी 1749, मतलब 1749 में वो कौन सा देश है जिसने पहली बार जनगणना की थी, या तो ये स्वीडन था। ठीक है, स्वीडन में वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो स्वीडन में सबसे पहले जो है यहाँ पे जनगणना हुई थी। जी श्रेया जी। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखेंगे विच वाज द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1947 में अगर देखेंगे तो भारत आजाद होता है और 1951 में भारत की जनगणना हुई थी। ठीक है, और इसी जनगणना के बाद 1952 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भारत में पहली बार फर्स्ट टाइम इलेक्शन होता है।
ठीक है, लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे ये 1952 में हुए थे, 1952 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस। जो भारत में यहाँ पे डेटा दिया जाता है, ये लगभग लगभग भारत की जो जनसंख्या है ये लगभग 36 करोड़ के आसपास थी यहाँ पे। हाँ श्रेया जी, 1951, ओके ओके, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास। थोड़ा सा क्वेश्चन की स्पीड इसीलिए रखते हैं कि जो 50 क्वेश्चन के आसपास रहता है तो 50 मिनट में हो जाए। और अभी शाम को, आज संडे को भी जो है एक टेस्ट पेपर आप लोगों का रहेगा, मतलब यूजीसी नेट वालों का और एक जेएसओ वालों का भी रहेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जितना मैक्सिमम टाइम मिलता है उतना प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराया जाता रहे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिए क्लास, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2023, हालांकि ये हुई नहीं है, ये एस्टिमेट एक आया था यूनाइटेड नेशन द्वारा। ठीक है, तो ये भारत की जनगणना की बात नहीं कर रहा है, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा एक यहाँ पे जनगणना रिपोर्ट निकाली जाती है, उसके द्वारा यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2023 की जनगणना के अनुसार इंडिया बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सरपासिंग चाइना को सरपास करके यहाँ पर हमारा प्यारा भारत, या जो हमारा भारत है ये महान बना, पहले स्थान पर आया था। ठीक है, ओके, हाँ मजहर जी। अगला क्वेश्चन है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे, कि द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो 1964-65 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और यहाँ पर देखेंगे एक एनएफएचएस था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसकी शुरुआत 1992-93 से होती है। ठीक है, तो ये चीजें ये कई बार पूछा गया है कि नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है इसकी शुरुआत कब हुई थी और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है आप लोगों को। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एसआरएस। एसआरएस जो सिस्टम है, मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है, उसका मेन पर्पज क्या है। तो हाँ श्रेया, क्वेश्चन के साथ जो है आप आंसर दीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे होता है क्योंकि यहाँ पे टाइम लैग होता है। जो हम 25-30 सेकंड पहले बातें जो बोलते हैं वो प्रोसेसिंग होके आपके पास जो है पहुंचती है, मतलब 25-30 सेकंड का लगभग टाइम लैग होता है। ठीक है, हाँ मजहर 7 का ए, ठीक है 7 में ए था। ठीक है, 8वें में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बर्थ और डेथ जो रेट्स हैं इनका हमारे पास एस्टिमेट निकाला जाता था। और इसी एस्टिमेट के माध्यम से हम लोग ये बताते हैं भारत में कि ये वीक दो, मतलब एक तरीके से कहा जाए 2 साल पे ये रिपोर्ट आती है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम ये बताते हैं भारत में बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी और जो हमारे पास अदर टाइप की मोर्टेलिटीज हैं वो कैसी हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिकॉर्ड्स। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिस तरीके से एसआरएस है उसी तरीके से सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, जो बर्थ और डेथ रेट को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बर्थ और डेथ रेट को ही रिकॉर्ड करने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ सीआरएस। जो हमारे पास सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी लिमिटेशन अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे इसकी लिमिटेशन है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पे देखें इजी एक्सेसिबिलिटी, तो हाँ ये कह सकते हैं कि सीआरएस डेटा के माध्यम से हमें डेथ रेट, बर्थ रेट को इजिली हम एक्सेस कर लेते हैं। रैपिड अपडेट्स भी इसके आते हैं, मतलब सीआरएस बुलेटिन जो आता रहता है या एसआरएस बुलेटिन आते रहते हैं। एक्सेसिव डेटा है, यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है यहाँ पे, ये इसकी लिमिटेशन जो है नहीं है, एक तरीके से कहा जाए, सॉरी इसकी लिमिटेशन है इसलिए यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये हो गया कि जो यूनिफॉर्म डेटा हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए था एक निश्चित समय पर, वो यहाँ पे नहीं आ पाता है शायद। ठीक है, तो वो नहीं आ पाता है, तो इसलिए जो है इसको हम लोग यहाँ पे
कहते हैं कि ये इसके एक तरीके से कहा जाए तो इसकी एक सीमा है या फिर एक तरीके से इसका लिमिटेशन है। ठीक है। और यूनिफॉर्मिटी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जो सीआरएस डेटा है ये नॉर्मली जो काम होता है ये आशा बहन जी के माध्यम से, जो आशा कार्यकर्ता होती हैं ग्रामीण स्तर पर, उनके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्ट किया जाता है। तो भारत में देखेंगे तो इतनी वैरायटी है, इतना मतलब भारत की ज्योग्राफी इस तरीके से है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं जंगल एरिया है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है। तो उस पर देखेंगे तो वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से बटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी की यहाँ पे कमी रहती है। ठीक है। और फिर उसके साथ साथ भारत में अलग अलग ज्योग्राफी के अनुसार अलग अलग टाइम की, अलग अलग टाइप की मॉर्टलिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की थोड़ी कमी होती है। फिर अगले बात, विच सर्वे प्रोवाइड्स सोशियो इकोनॉमिक डेटा इन इंडिया। तो भारत में जो एनएसएस है, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनएसएस जो है, ये भारत में सोशियो इकोनॉमिक डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द एनएफएचएस सर्वे इज मेनली रिलेटेड टू। तो एनएफएचएस सर्वे मतलब क्या होता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अभी जस्ट बताया गया। ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या होता है कि पॉपुलेशन एंड हेल्थ की बातें होती हैं यहाँ पर। नॉर्मली जो है हम यहाँ पे पॉपुलेशन और हेल्थ से रिलेटेड एस्टिमेट्स जो है वो ड्रा करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एनएफएचएस स्टैंड्स फॉर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ पूरा पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है। अगला है एनएसएस स्टैंड्स फॉर, एनएसएस क्या है? तो नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे इसका नाम है, पूरा पूरा नाम इसका जो है वो यहाँ पर देखेंगे तो नेशनल सैंपल सर्वे है। चलिए श्रेया और मजहर दोनों लोग थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन में, ठीक है श्रेया, ठीक है। टाइम लैगिंग के साथ आप लोग आंसर देते रहिएगा। और अभी थोड़ा सा यूनिट वाइज चल रहे हैं तो इसलिए हो सकता है क्वेश्चन आपको आसान लगे। अभी जब मिक्सअप करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज बढ़ेंगी। अभी शुरुआत के लगभग 10 प्रैक्टिस सेट, 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हम यूनिट वाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग मिक्सअप पे आएंगे। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल सर्वे ऑफ फर्टिलिटी। तो इंटरनेशनल जो सर्वे होता है यहाँ पे देखेंगे, सीआरएस भारत का है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। एनएफएचएस क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उसके माध्यम से होता है। एनएसएस क्या होता है? यहाँ पे इसका मॉस्पी जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जो है हेल्थ होता है। ठीक है। और फिर इसके बाद सीआरएस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमिटीज होती हैं उनके माध्यम से होता है। और डीएचएस जो होता है, जो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे होता है एक तरीके से, तो ये वैश्विक लेवल पे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, डीएचएस। ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्तर की बात किया था, तो इसमें जो इंटरनेशनल स्तर में जो फैमिली प्लानिंग और इस तरीके की जो चीजें होती हैं, बर्थ रेट और अन्य चीजों पे जो रिपोर्ट्स आती हैं वो डीएचएस के माध्यम से आती हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएचएस क्या है? डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्विस का पूरा पूरा नाम होता है, जैसे अभी बताया गया। तो यहाँ पर ये डीएचएस जो है देखेंगे तो ये यहाँ पे डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे इसका पूरा नाम होता है। विच इंडेक्स मेजर्स द प्रेफरेंस ऑफ टर्मिनल डिजिट्स इन एज रिपोर्टिंग। ये क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप लोग। तो हम ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से हम वेट कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से श्रेया और मजहर दोनों लोग आंसर दीजिए जल्दी से, तब उसके बाद थोड़ा सा पता चले कि हमको जो है हम कितना पढ़ा रहे हैं और आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। 15, अच्छा थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, 17 में बी। चलिए बोलो भाई, मजहर, श्रेया श्योर हो 17 में बी या ए? इसीलिए इसीलिए मैं इस क्वेश्चन पे रुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए
ठीक है, हम बताते हैं, बी नहीं होगा श्रेया, इसमें जो है मेयर्स इंडेक्स होता है। ठीक है, टर्मिनल डिजिट का मतलब होता है कि जैसे विपल इंडेक्स में क्या होता है, इसकी जो प्रेफरेंसेस डिजिट होती हैं 0.5 के मल्टीपल में चलता है। टर्मिनल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इसका, इसमें जो गैपिंग है, जो 5-5 साल पे हम यहाँ पे देख रहे थे, 5, 10, 15 इस तरीके से, ये 5 का जो मल्टीप्लायर था, ये 5 का मल्टीप्लायर यहाँ पे नहीं होता। टर्मिनल डिजिट में क्या होता है कि इस 5 के मल्टीप्लायर को हम खत्म कर देते हैं और 0 से 9 तक जो भी नंबर है, हर एक के मल्टीप्लायर में हम इसको यहाँ पे प्रेफरेंसेस निकालते हैं, मतलब एज रिपोर्टिंग करते हैं, एज हीपिंग निकालते हैं, तो वो मेयर्स इंडेक्स होता है। ठीक है। श्रेया ये चीज ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है और गलत भी होता है बहुत। ठीक है, विपल में क्या करते हैं कि 5 के मल्टीप्लायर में चलते हैं, जो हम एज रिपोर्टिंग करते हैं, एज हीपिंग करते हैं, उसमें हम यहाँ पे 5 के मल्टीप्लायर में चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मजहर, हाँ एक्सप्लेन जो आपने किया है यही सेम। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, इंडेक्स जो है मेजर्स एज प्रेफरेंसेस फॉर डिजिट। तो यहाँ पर देखिए एज प्रेफरेंसेस फॉर डिजिट किसके लिए ये मेजर करता है, तो 0 से 5 के लिए, और 0 से 9 के लिए क्या होता है, मेयर्स। ध्यान में रखिएगा, पहले विपल का इंडेक्स आया था जिसमें इन्होंने 5 के मल्टीप्लायर में जो है मतलब ये डिजिट प्रेफरेंसेस या एज हीपिंग निकाली थी। फिर उसके बाद जो है जब हम मेयर्स में आते हैं, तो जो विपल की कमियां थी उसको दूर किया गया, उसमें 5 के मल्टीप्लायर के स्थान पे 0 से 9 तक सभी को जो है वहां पे इंक्लूड किया गया था। ठीक है जी। हाँ श्रेया ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत गलत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इंडेक्स इवेल्युएट्स द ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ एज एंड सेक्स डेटा। ओवरऑल एक्यूरेसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको इसका बताइए जल्दी से। सॉरी, तो इसमें देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन एज सेक्स इंडेक्स निकाला जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे ओवरऑल एक्यूरेसी इन एज एंड सेक्स डेटा में वहां पे इसको इवेल्युएट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इंडेक्स हेल्प्स टू एक्सेस कंप्लीटनेस ऑफ वाइटल रजिस्ट्रेशन डेटा। वाइटल रजिस्ट्रेशन जो डेटा है उसको यहाँ पर देखें, वाइटल रजिस्ट्रेशन डेटा को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, कंप्लीटनेस की बात हम यहाँ पे क्या किए थे, चंद्रशेखर डेमिंग फार्मूले में। तो सी से चंद्रशेखर और सी से जो है कंप्लीटनेस, इसको याद रखिएगा। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक बैठाएंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, सी फॉर कंप्लीटनेस और सी फॉर चंद्रशेखर डेमिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन स्टडीज इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ। एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज में क्या करते हैं हम लोग, बर्थ डेथ सेपरेशन, जितने भी यहाँ पे वाइटल इवेंट्स होती हैं उनका उनका हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे बोलेंगे, ये हमारा पॉपुलेशन स्टडीज में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो ऑल जो वाइटल इवेंट्स होती हैं उन सभी का हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेचर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज इज। नेचर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज का जो नेचर है वो क्या है, तो ये यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टैटिक नहीं होता, बायोलॉजिकल नहीं होता, एग्रीकल्चर का तो कोई मतलब नहीं, डायनेमिक डेटा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम बर्थ एंड डेथ की बात करते हैं, तो बर्थ और डेथ जो है वो हमेशा डायनेमिक होती है। ठीक है, कि आज जो पैदा हो रहा है वो अगर एक नॉर्मल एज 60-70 साल 65 साल अगर मानी जाए, तो 65 साल बाद उस खत्म होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग बढ़ोतरी में आने वाले हैं, अब हम लोग जो है अपनी ज्यादातर लाइफ जी लिए हैं। ठीक है, मतलब 50% लाइफ जी लिए हैं। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये कल भी शायद आया था ये क्वेश्चन, कल वाले प्रैक्टिस सेट में। तो सोशल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्या होता है, फैमिली होती है। ठीक है,
सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, प्राइमरी जो मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन होता है उसको फैमिली को माना जाता है। फिर इसके बाद फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई, यहाँ पर देखिए क्या है, फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं ये किसके माध्यम से यहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं ये रिलीजन में जो के माध्यम से भी इफेक्ट होते हैं। बहुत से कैथोलिक जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका मानना ये है कंट्रासेप्टिव का यूज जो है बैन कर देना चाहिए। अमेरिका में भी आंदोलन भी हुआ था, इसमें ये कुछ कैथोलिक जो क्रिश्चियन होते हैं वो मानते हैं, जो रूढ़िवादी होते हैं, किसी भी धर्म में रूढ़िवादी हो, तो वो ये मानते हैं कि जो है मतलब ये नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें जो है बच्चे जितने हो सके उतना ही अच्छा है। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी है महिला के स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों को देखते हुए ये इस पर बैन की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। ट्रम्प चाचा भी जो है मतलब इस पे बोले थे अपने चुनाव में कि हम इस पे बैन लगाएंगे, लेकिन उसमें काफ़ी विरोध हो गया था, फिर वो उस मुद्दे से हट गए, ठीक है। तो ये रिलीजन जो है यहाँ पे एक फैक्टर होता है, एजुकेशन भी एक फैक्टर होता है, अवेयरनेस भी एक फैक्टर होता है। तो इसलिए सभी जो यहाँ पे हैं ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोगैमस मैरिज। मोनोगैमस मैरिज कौन है? तो मोनोगैमस में मतलब सिंगल सिंगल बातें हैं, तो यहाँ पे वन मैन वन वुमेन, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये सॉरी मोनोगैमस जो है मैरिज है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरेंज्ड मैरिज। अरेंज्ड मैरिज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो शादी विवाह है वो परिवार के द्वारा कराया जा रहा है। तो पार्टनर चूजन बाई फैमिली, ठीक है। पार्टनर अगर फैमिली द्वारा चूज किया जा रहा है तो उसको हम अरेंज मैरिज कहते हैं, और पार्टनर खुद के अपने पार्टनर को चूज कर रहा है तो उसको लव मैरिज कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। आप लोग श्रेया और मजहर दोनों लोग इसका जवाब दीजिए। विच टाइप ऑफ किनशिप इज सोशली रिकॉग्नाइज्ड विदाउट ब्लड और मैरिज रिलेशन। विदाउट ब्लड और मैरिज रिलेशन मतलब ऐसा जो हमारा रिलेशन बनता है, या ऐसे हम किसी रिलेशन की बात करें जिसमें मैरिज और ब्लड रिलेशन दोनों ना हो, ठीक है। अच्छा नहीं, विच टाइप ऑफ किनशिप इज सोशली रिकॉग्नाइज्ड विदाउट, हाँ विदाउट ब्लड और मैरिज, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? जो भी श्रेया और मजहर दोनों लोग इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो कंसेजियस जो यहाँ पे ये होता है, ये ब्लड रिलेटिव के लिए होता है। एफिनल में यहाँ पे क्या करते हैं, एफिनल में मैरिज के बाद जो हमारे रिलेशन बनते हैं, जो मतलब ससुराल पक्ष से या मायका पक्ष से, जो भी जिसका मेल फीमेल का है दोनों का, उस तरीके से जो नए रिलेशन जो है एग्जिस्ट करते हैं, जो मतलब नए नए संबंध, नए नए जो मतलब लोग जुड़ते हैं, उनको एफिनल जो है मतलब रिलेशनशिप कहा जाता है। और यहाँ पर जो ब्लड या दोनों से ना हो उसको फिक्टिव किनशिप कहा जाता है, ठीक है। जैसे दो मित्र हैं, ठीक है। तो दो मित्र हैं तो उनका जो रिलेशनशिप होता है वो ना तो मैरिज का है और ना ही जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वो ब्लड रिलेटिव है, तो उनको जो है फिक्टिव किनशिप के रूप में जो है यहाँ पे मान्यता दी जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रेया क्या आंसर दी हो? बी नहीं, कंसेजुअस जो विवाह होता है ना, ये ब्लड रिलेटिव्स के बीच में होता है। ये जो ब्लड रिलेटिव होते हैं हमारे भाई बहन और जो चाचा ताऊ जो भी कहा जाए, एक तरीके से ब्लड जो रिलेटिव होते हैं उनको कंसेंजियस जो विवाह विवाह है, सॉरी रिलेशनशिप है, उसको यहाँ पे इसके तहत रखा जाता है, ठीक है। और फिक्टिव जो किनशिप है इसके माध्यम से ये ब्लड या मैरिज के इतर जितने भी जैसे आपके जो मित्र होंगे वो एक तरीके से कहा जाए वो फिक्टिव किनशिप के रूप में या रिलेटिव के रूप में आएंगे, लेकिन वो फिक्टिव किनशिप में के तहत आएंगे, ठीक है। ओके ओके। रिलीजन प्लेज ए मेजर रोल इन, रिलीजन जो है ये मेजर रोल प्ले करता है किसमें? फैमिली साइज में, मैरिज कस्टम में और फर्टिलिटी बिलीफ्स में। यहाँ पे सभी में जो है यहाँ पे रिलीजन जो है एक रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसा जहाँ पे जिस तरीके का
मान्यताएं हैं उस तरीके की वहाँ पे व्यवस्थाएं या व्यवस्थाओं का वहाँ पालन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच इज ए सोशल फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी रेट। सोशल फैक्टर इसमें कौन सा है जो फर्टिलिटी रेट को यहाँ पे प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास फर्टिलिटी रेट को प्रभावित करता है तो एजुकेशन लेवल भी प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन अगर हमारी अच्छी है तो फर्टिलिटी रेट कम होगा। क्लाइमेट भी प्रभावित करता है। जितने गर्म जलवायु वाले देश हैं, जो मतलब एक तरीके से कहा जाए कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों के बीच में जो लाई करते हैं उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। उससे ऊपर या उससे नीचे जाएंगे तो वहां पे जनसंख्या कम होती है। टेक्नोलॉजी भी जो है यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए कि यहाँ पे इसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे और माइग्रेशन माइग्रेशन एक सेकंड अच्छा फर्टिलिटी रेट की बात किया हो फर्टिलिटी रेट की बात कर रहा है ये। तो फर्टिलिटी रेट केवल जो है एजुकेशन लेवल से प्रभावित होता है। हम यहाँ पॉपुलेशन की बात कर दिए। ठीक है, क्लाइमेट से फर्टिलिटी के कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हाँ गर्म क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा होती है। ठीक है, फर्टिलिटी तो मतलब एक इंडिविजुअल की बात हो गई ना कि उसकी फर्टाइल कैपेसिटी कितनी है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो ये एजुकेशन लेवल के माध्यम से वो निर्धारित होती है कि हम कितना किस तरीके से जो है मतलब कितने बच्चे होंगे या क्या होंगे, जो भी मतलब वहां पे चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ हाँ श्रेया, वेरी गुड। अगला है इकोनॉमिक स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन और उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे इसका अध्ययन होता है। तो कल्चर, किनशिप एंड रिलीजन तो होगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक स्टडीज की बात कर रहा है। तो रिसोर्सेस एंड एम्प्लॉयमेंट की यहाँ बातें होंगी। ठीक है, पॉपुलेशन और किस सब्जेक्ट के बीच में, मतलब पॉपुलेशन और अगर एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक स्टडीज के रूप में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट्स पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर तो बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पे इसको रेगुलेट किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रेगुलेशन बनाने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाएगी, उसके तहत यहाँ पे मतलब जो फर्टिलिटी है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, जैसे चाइना में देखेंगे वन चाइल्ड पॉलिसी जब तक लागू थी, एक से अधिक अगर बच्चे हो जाते थे तो उनके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाते थे। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाया और उनकी जनसंख्या घट गई। इसी तरीके से जापान वगैरह में देखेंगे तो गवर्नमेंट, या रसिया वगैरह में देखेंगे या यूरोपीय कंट्रियों में देखेंगे तो वहाँ पे फर्टिलिटी या जनसंख्या बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट वहाँ प्रोत्साहित करती है कि हम आपको एक बच्चे पर इतना पैसा देंगे, और वहाँ पे मतलब जनसंख्या बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशन अफेक्ट फर्टिलिटी मेनली बाई। एजुकेशन किस तरीके से यहाँ पे फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलिटी क्या होता है, कैसे प्रभावित होती है। जैसे जैसे आदमी की एजुकेशन बढ़ती जा रही है, अभी प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं वो, वैसे वैसे डिलेइंग मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ, ये दोनों जो है मतलब यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो इस मतलब डिले मैरिज और चाइल्ड बर्थ, डिलेड मतलब चाइल्ड बर्थ के रूप में यहाँ पे सामने आता है। एजुकेशन जो यहाँ पे इसको प्रभावित करती है डायरेक्टली। ठीक है, दोनों लोग सही हो भाई। अगला क्वेश्चन है कि विच एक्ट प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड राइट्स। मतलब जो वन अधिकार होता है, एक तरीके से जो ट्राइबल एरियाज हैं, वनों क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उनके वन अधिकार फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के माध्यम से सुरक्षित किए गए हैं। ठीक है, हाँ इसके माध्यम से ट्राइबल जितने भी पॉपुलेशन है वो वन से जो भी कोई कंपोनेंट, बांस, लकड़ी या फिर जो वहाँ पे फल फ्रूट होते हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, उन पर कोई जो है मतलब प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सोशल चेंजेस इन इंडिया इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो यहाँ पे भारत में जो सोशल चेंजेस हैं वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्पोर्ट्स, नेचुरल डिजास्टर, इन सबसे मतलब हमारे सोशल चेंजेस प्रभावित नहीं होते। रिलीजन ओनली भी नहीं होता,
टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर जो है यहाँ पे ये सभी प्रभावित करते हैं। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव सोशल चेंजेस इन इंडिया। पॉजिटिव सोशल चेंजेस, पॉजिटिव ध्यान में रखना, सोशल चेंजेस वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी ये नेगेटिव जो है एक तरीके से चेंजेस को दर्शाता है, पॉल्यूशन भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी और वुमेन एम्पावरमेंट ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये क्वेश्चन शायद कल वाली क्लास में आया था, एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन कल वाली क्लास में शायद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल चेंजेस। नेगेटिव इफेक्ट क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, इंक्रीज्ड एजुकेशन। इंक्रीज एजुकेशन नहीं होगा, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव की बात कर रहा है यहाँ पे। जेंडर इक्वालिटी भी पॉजिटिव होता है, अवेयरनेस भी पॉजिटिव होता है, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन जो है एक तरीके से निगेटिव इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ट्राइबल सोसाइटीज मेनली डिपेंड्स ऑन। ट्राइबल जो सोसाइटी होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, उनके यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग या इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन जितने भी भारत में है वो मेनली जो है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, हाँ, मजहर और श्रेया दोनों लोग ठीक हो। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा हम स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि एक बच्चे ने बोला था कि सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मिनट में कम से कम हो जाना चाहिए। तो अभी हम 50-50 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा यूनिट वाइज खत्म हो जाए तो 100 क्वेश्चन की श्रृंखला जो है चालू होगी। और कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट रोज हो। कारण ये है, उसके लिए हमने पेन टैब और ये सारी चीज़ें जो है अभी ऑर्डर किया हुआ है, अभी मिला नहीं हमें। जैसे पेन टैब और टैबलेट वगैरह आ जाएगा उस तरीके से फिर आपका रोज जो है रात में वही 9-10 बजे के आसपास क्लासेस रहेंगी। ठीक है, ऑफिस से आने के बाद जो है हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेस रोज हो, और इतना प्रैक्टिस सेट आप दिसंबर के एग्जाम से पहले करिए कि जो नेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ हो, और जो कुछ नहीं क्वालिफाई हो कम से कम नेट क्वालिफाई करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भगोरिया इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब। तो भगोरिया जो एक त्योहार होता है ये भील ट्राइब के द्वारा जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, ओके ओके। अगला क्वेश्चन है, खासी ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो ये मेघालय, मेघालय में ध्यान दीजिएगा कि गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां भी हैं और 3 जनजातियां भी हैं। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया में ही जो है आपका चेरा पूंजी या मासिन राम जो जहाँ पे भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है यही है, गारो, खासी, जयंतिया का। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा ट्राइब्स इज नोन फॉर। मुंडा ट्राइब्स जो है ये किसके लिए जानी जाती हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो पोट्री, पेंटिंग और ये सब के लिए नहीं जानी जाती, ये फोक डांस और म्यूजिक के लिए ये मेनली जानी जाती है। ठीक है, फोक डांस और म्यूजिक के लिए। हाँ मजहर जी, ये एक्चुअली क्या हुआ पिछले साल की, एक तो कंटेंट राइटिंग जो करते हैं ना मित्र, वो जो है थोड़ा सा उनका सिलेक्शन हो गया और उस चक्कर में वो अचानक चले गए, ज्वाइन कर लिए वो ड्यूटी अपनी महाराष्ट्र में। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। इस समय मतलब कंटेंट राइटिंग मैं खुद कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है मतलब ये क्वेश्चन आयर खुद बना रहा हूँ, तो इसलिए जो है मतलब इस साल जो है हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, ये सीआरएस, एसआरएस, ये सारी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी और इस पर क्वेश्चन आयर भी, तो इसीलिए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। और कोशिश ये करेंगे कि जैसे अभी 50-50 अगर क्वेश्चन कराएंगे तो ये 30-40 प्रैक्टिस सेट में जाएगा। तो आगे से हम कोशिश करेंगे अगले संडे से कि हम 100-100 प्रैक्टिस सेट कराएं, 100-100 क्वेश्चन रखें एक प्रैक्टिस सेट में। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमारे क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ जाएगी, और काउंटिंग भले कम हो कि हमने 20 से प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है, लेकिन उसमें क्वेश्चन पर्याप्त रहेंगे।
तो इसलिए थोड़ा-सा क्या है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम जो करंट अफेयर वाली चीज़ें हैं, पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स, उसमें जो मेन रिपोर्ट्स हैं, उसपे क्वेश्चन्स, ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी। ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा कंटेंट राइटिंग में जो है समय लग रहा है हमें, क्योंकि अकेले करना पड़ता है, जितना टाइम मिलता है ऑफ़िस के बाद, वो सारा टाइम जो है इसी में जाता है। ये क्वेश्चनर काफ़ी दिन पहले बन गए थे, तो इसलिए जो है इस पे क्लासेस शुरू हो गई हैं। ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। जी, 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 मज़ा जी। हाँ, साउथ इंडिया में इस चक्कर में जो है थोड़ा-सा मामला गड़बड़ हुआ है। व्हिच ट्राइब प्रैक्टिसेस मैट्रिलिनियर सिस्टम? तो यहाँ पे देखेंगे मैट्रिलिनियर सिस्टम कहाँ पे, तो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें रहने वाली जो गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ हैं, इसमें इनका जो है मतलब यहाँ पे ये जनजातियों के द्वारा मैट्रिलिनियर या मातृसत्तात्मक समाज की जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई। ठीक है? ये मातृसत्तात्मक सत्ता को मानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश इज लिंक्ड विथ फर्टिलिटी वर्शिप? ठीक है, तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का कौन सा त्योहार है जो प्रजनन उपासन के रूप से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर देखेंगे इसमें कर्मा फेस्टिवल होता है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल देखेंगे तो नागालैंड का है, नागा ट्राइब द्वारा। सरहुल अभी कल ही बताया गया था कि झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह की जो जनजातियां हैं, भगोरिया भी जस्ट बताया गया पिछले ही क्वेश्चन में, भील समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो कर्मा फेस्टिवल है, ये जो है मतलब एमपी के लोगों द्वारा जो है प्रजनन उपासना के रूप में, एक तरीके से फर्टिलिटी वर्शिप के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये कल आया था ये क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल रिपोर्ट्स सॉरी रिप्रेजेंट्स द कल्चर ऑफ विच ट्राइब? तो यहाँ पे ये नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये त्योहार। ठीक है, फिर विश्व सॉरी बिस्वागु फेस्टिवल जो है हमारे पास कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिस्वागु जो फेस्टिवल है, इसको अगर देखेंगे तो ये फेस्टिवल हमारे यहाँ असम जो स्टेट है, यहाँ पे इसको जो है मनाया जाता है। ठीक है, असम में एक दो और त्योहार मनाए जाते हैं, फसल कटाई वाले त्योहार। उनको अगर किसी को जानकारी हो तो आप लोग मैसेज करिए दोनों लोग। ठीक है, सोशल साइकोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी स्टडीज जो होती है, इसमें जो सोशल साइकोलॉजी जो स्टडीज होती हैं, इसमें हम मेनली जो है पॉपुलेशन को साइकोलॉजी के साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके साथ जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सोशल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर की यहाँ पे सामाजिक जो मनोविज्ञान होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर जो भी मतलब लोग समाज में रह रहे हैं, उनके प्रभाव को या समाज में उनके योगदान को एक तरीके से देखने का, मापने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इस साइंस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन पॉपुलेशन स्टडीज बाई? तो कम्युनिकेशन जो संचार जनसंख्या अध्ययन में कैसे मदद करता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में यहाँ पे अवेयरनेस फैलाकर कम्युनिकेशन यहाँ पे हेल्प करता है लोगों की। ठीक है, विच मीडियम इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्प्रेडिंग फैमिली प्लानिंग मैसेज? ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है? तो यहाँ पे टेलीविजन, रेडियो, ये जब ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर अब टेलीविजन, रेडियो का उतना प्रचार नहीं आता, या उतना प्रचार एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे मतलब अब उनका विशेष योगदान नहीं रह गया है, लेकिन जब मोबाइल का जमाना नहीं था तब इन्हीं के माध्यम से प्रचार किया जाता था। अब इसके स्थान पे आईसीटी है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे के माध्यम से हम इसका प्रचार करते हैं। तो विकल्प में कभी कई बार हो सकता है कि इसके स्थान पे आईसीटी लिखा रहे। ठीक है, चलिए। हाँ श्रेया, वेरी गुड, आपने बताया। बिहू, बिहू 3 टाइप का होता है, ये भी ध्यान में रखना। असम में जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो बिहू होता है, वो फसल कटाई का एक त्योहार होता है। ठीक है, अब अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, टू वे कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर? टू वे जो कम्युनिकेशन है, ये किसके लिए यहाँ पे जो है मतलब इम्पोर्टेंट है? ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन। चलिए, टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज नहीं, टू वे कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं इन्वायरमेंटल स्टडी हो,
दो लोग बातें भी कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेड एक्सपेंशन ये एक मीटिंग के माध्यम से होता है, मतलब एक कंपनी के लोग दूसरी कंपनी में, जरूरी नहीं उसमें टू वे कम्युनिकेशन ही हो, मतलब और भी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। हाँ, रिलीजियस रिफॉर्म नहीं, ये पॉलिसी फीड होता है। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, उसके इम्प्लीमेंटेशन किया, फिर उसमें फीडबैक आता है कि इस पॉलिसी का ये प्रभाव रहा है। ठीक है। हाँ मजहर, आईसीटी एंड आईटी, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल मीडिया इज यूजफुल इन पॉपुलेशन स्टडीज फॉर। तो यहाँ पे डिजिटल मीडिया कहाँ के लिए, यहाँ पे मतलब एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे जो जनसंख्या अध्ययन में डिजिटल मीडिया की जो भूमिका है वो अवेयरनेस जो है यहाँ पे फैलाने का काम होता है। ठीक है। पॉलिटिकल कैंपेन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, स्पोर्ट्स प्रमोशन, ये सब तो हालांकि होता ही है, लेकिन जो पॉपुलेशन स्टडीज की अगर हम बात करें तो उसमें यहाँ पे यूथ को, अब यूथों में जो हमारे यूथ है उनमें अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे बताया जाता है या अवेयर किया जाता है जो पॉलिसीज होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेन फोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन पॉपुलेशन पॉलिसी इज। तो यहाँ पे मेन जो फोकस होता है ये पॉपुलेशन में किस पे होता है, तो इन्फॉर्म एंड मोटिवेट पीपुल टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, नहीं ये नहीं होगा, टू रिड्यूस माइग्रेशन और टू प्रमोट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, द मेन फोकस ऑन कम्युनिकेशन इन पॉपुलेशन पॉलिसी, तो टू इन्फॉर्म जो है यहाँ पे एंड मोटिवेट पीपुल। ठीक है, ये इसका मेन काम होता है यहाँ पे। ठीक है। मतलब पॉलिसीज का काम तो एक्सपोर्ट को भी जो प्रमोट करना होता है, माइग्रेशन को रिड्यूस करने का भी काम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि हम जिस संदर्भ में पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन, यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। चलिए, ये आपका टेलीग्राम चैनल क्लासेस, मोबाइल नंबर, किसी समस्या दिक्कत परेशानी की स्थिति में संपर्क किया जा सकता है इस पर। ठीक है। तो अभी शाम को जो है, आज हम अभी शाम को रुकेंगे, कल को चूंकि हमें कुछ काम है यहीं पे इलाहाबाद में ही, और उसके बाद हमें इंस्पेक्शन पे जाना है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज शाम को भी जो है मतलब एक क्लास हो आपकी। ठीक है। उसका लिंक अभी शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, तो आप लोग जो भी यहाँ पे जो लोग हैं अपने इष्ट मित्रों को भी क्लासेस शेयर करते रहिए। और बाकी जो आप लोगों का अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, स्पेशली मजहर और श्रेया दोनों लोग या फिर और भी जो लोग जुड़ेंगे इस क्लास को देखेंगे, और अगर आपको कुछ मतलब टॉपिक अगर 10 यूनिट लगभग पढ़ाई गई हैं, 10 यूनिट की जो क्लासेस हैं वो भी 10वीं यूनिट की कंप्लीट कर दी जाएंगी। जो भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया है, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो वो बता दीजिए, उस पर हम स्पेशली एक दिन डाउट क्लियरिंग सेशन, या जो भी आप जिस तरीके से कहना चाहते हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन हो उस हिसाब से आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। तो जो है मतलब व्हाट्सएप पे कोशिश करिएगा, मैसेज कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या होता है कि कई कई बार इग्नोर कर दिया जाता है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो उसमें जो है मतलब ये हम पूरा प्रयास करेंगे, या जो पेड ग्रुप है उसमें जो भी मतलब जो पेड स्टूडेंट नहीं है उनके लिए व्हाट्सएप खुला हुआ है, तो व्हाट्सएप पर या पेड जो ग्रुप है उसमें जो है आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, तो उस पर हम विशेष क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे इस बार। ठीक है। ओके, चलिए क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।